हाय, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू दी फिज़िक्स। आज हम लेक्चर नंबर 14 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पढ़ेंगे, जिसमें है एम्पियर्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एम्पियर लॉ पढ़ेंगे और एम्पियर लॉ का प्रूफ पढ़ेंगे और एम्पियर लॉ को गाउस लॉ से हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं वो देखेंगे। और एंड पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द एम्पियर लॉ। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम देखने लगे हैं एम्पियर्स लॉ। तो तमाम मुर्शद और बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो अपनी अपनी कापी पेंसिल निकाल लें और लेक्चर नोट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ से देखें मेरे पास क्या है कि एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ की डेफिनेशन अभी नहीं बोलूँगा। एम्पियर लॉ मैग्नेटिज्म के लिए हम लोगों ने एक चीज़ अभी तक देखी है, सीखी है। ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, एक पीस ऑफ वायर है। इस वायर में से आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। क्या चीज़ फ्लो कर रही है? आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। जब ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में इसके बाहर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये सर्कुलर पाथ में इसमें बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी भी वायर से करंट गुजरती है तो उसके बाहर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा लॉ यूज़ होता है, एम्पियर लॉ यूज़ होता है। क्या चीज़ ये, इसकी क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या करें, कैलकुलेट कर सके। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में, इससे एक्सरसाइज में है। और दूसरा ये खुद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हम मैग्नेटिक फील्ड किसकी मदद से करते हैं, किसकी मदद से करते हैं, एम्पियर्स लॉ की मदद से। देखिए बच्चे ज़रा, देखिए ज़रा, सबसे पहले ये बाहर वाला कंप्लीट लूप है। इस कंप्लीट लूप को मैंने छोटी एक लेंथ में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये देखिए राइट हैंड रूल है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरह सराउंडिंग में। क्लियर हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैंने एक स्मॉलर लेंथ ली इस पूरे पाथ, इसे डेल्टा एल कह दिया। क्लियर हो गया? पूरे पाथ की एक लेंथ ली, उसे मैंने क्या कह दिया, डेल्टा एल। अब इसके अराउंड भी क्या होगा, ये लेंथ किसकी मैंने सेलेक्ट की है, मैग्नेटिक फील्ड की, ये बी आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर मैंने यहाँ पर एक और डेल्टा एल लेट किया। ठीक है, छोटा पोर्शन लेट किया इसका, और इसके सराउंड भी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो मेरे पास क्या आ गई, बी आ गई। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर डेल्टा एल मैंने लेट किया ये वाला, और इसके सराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके राउंड, वो क्या आ गई, बी आ गई। क्या आ गई है, बी। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर मैंने एक पोर्शन लेट किया ये वाला। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में वो डेल्टा एल, और इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, बी। यानी कि इसके लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो मैंने इस पूरे पाथ को इस छोटी छोटी क्वांटिटी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब देखें कि बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी डेल्टा एल के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं बी डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग डेल्टा एल, यानी कि लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है, कि क्या है बच्चे, लेंथ के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। और साथ में ये भी लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एल। क्लियर हो गया? तो जैसे इसको ओपन किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट जो उसके लॉन्ग है वो क्या है, बी एक्स है, और साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा एल की मैग्नीट्यूड। अब जो बी एक्स है
उसको अगर खोला जाए तो वो क्या बन जाएगा, बी एक्स, वो बी कॉज ऑफ थीटा और डेल्टा एल। तो यहाँ से बी डॉट डेल एल को मैं ये लिख सकता हूँ, बी डेल एल कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ये प्रोजेक्शनल इफेक्ट है। तो प्रोजेक्शनल इफेक्ट में मैंने क्या किया, सारी क्वांटिटीज़ का प्रोजेक्शन देखा, बी का प्रोजेक्शन डेल्टा एल के ऊपर देखा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछ ले। अब यहाँ से देखिए ज़रा, अब इसका प्रूफ, ये इसकी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। पहले मैं इसका प्रूफ करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर डेफिनेशन के ऊपर भी आऊँगा अभी। अच्छा, प्रूफ देखिए ज़रा, एक क्वांटिटी की लेंथ, ठीक है, बी डॉट डेल एल 1 आ जाएगा, ठीक है, एक क्वांटिटी की, प्लस इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस आर, यहाँ से, ठीक है, ये भी आर, इसे 1 कह लें, इसे 2 कह लें, ठीक है, और सो ऑन, यहाँ तक क्या आ जाएगा, ये n आ जाएगा। अब दूसरा b डॉट डेल एल, ये 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन b डॉट डेल एल n आ जाएगा। और ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट टाइम्स करंट की। जब मैं इस पूरी चीज़ को लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, ये वाली सारी वैल्यू आर की है। तो आर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से n तक, और सम ऑफ बी डॉट डेल एल, और इधर आर आ जाएगा, और इधर म्यू नॉट टाइम्स करंट। तो बच्चे ये मैं कर सकता हूँ। अब ये डेफिनेशन मैं करने लगा हूँ, ये इसका सारे का सारा क्या है, प्रूफ, यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ तक प्रूफ, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, सम ऑफ, ये समीशन किसे कहते हैं, सम को, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी बी डॉट डेल एल, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी बी डॉट डेल एल कहाँ से है, 1 से लेकर n तक, इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अब मैं इसको आसान करने लगा हूँ, कहता है कि किसी भी वायर से करंट जितनी गुजर रही होती है ना, हमें नहीं पता कितनी गुजर रही है, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को, के लूप को क्या कर दिए, इन स्मॉल क्वांटिटीज़ पे क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, और डिवाइड करने के बाद सबका क्या लिया जाए, सम लिया जाए, तो वो किसके, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट के क्या आएगा, इक्वल आएगा। मतलब क्या है, इन तमाम क्वांटिटीज़ का सम जो है, जितनी इसमें से करंट गुजर रही है उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी देखते हैं क्या है। अब मैं डेफिनेशन करता हूँ, अभी इसके ऊपर आने लगे। सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल फॉर ऑल द पाथ एलिमेंट, ठीक है, इनटू विच कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड। तमाम कंप्लीट लूप को इस पाथ एलिमेंट में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हैव बीन इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। जितनी इसमें से करंट गुजर रही है उसके म्यू नॉट टाइम्स के क्या होता है, इक्वल होता है। दोबारा सुन लें, किसी भी वायर से करंट गुजरती है उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप है उसको छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में क्या कर ले, डिवाइड कर ले। उस सारी क्वांटिटीज़ का बी डॉट डेल एल ले तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस वायर के बाहर जितना मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बनेगा, इस वायर के बाहर जितना मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के लूप को छोटे छोटे पाथ में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। हर पाथ का बी डॉट डेल एल लें, बी डॉट डेल एल, बी डॉट डेल एल, बी डॉट डेल एल, बी डॉट डेल एल लें, तो तमाम बी डॉट डेल को सम करें तो वो किसके प्रोपोर्शन होता है, इसमें से जो वायर में से क्या है, करंट गुजर रही है। दिस इज एम्पेयर लॉ। तो सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज इन इट, ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब ये लॉ हो गया। अब ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या कहते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और वेबर पर एम्पेयर पर मीटर।
ठीक है, वेबर मीटर, ठीक है, पर एम्पेयर। क्लियर हो गया, वेबर मीटर पर एम्पेयर, ठीक है, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। क्लियर, ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी और साथ क्या आ जाएगा, यूनिट। अच्छा, अब मैं बात करने लगा परमेबिलिटी क्या होती है। वायर के बाहर कोई ना कोई मीडियम होता है, वो मीडियम की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से क्या कर सके, पास कर सके। इसको परमेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह मुर्शद लोग, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। वो क्या था कि मीडियम कितना अलाउ करे कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर सके। ये क्या है कि मीडियम कितना अलाउ करे कि उसमें से कौन सी लाइंस गुजर सके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर सके, गुजर सके। अभी मैं थोड़ा सा देर में इसका कंपैरिजन करने लगा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और एम्पेयर्स लॉ और जो है गॉसेस लॉ का। ले जी स्टूडेंट्स, अभी मैं डिफरेंस देखने लगा हूँ, डिफरेंस बिटवीन गॉसेस लॉ एंड एम्पेयर्स लॉ, ठीक है। गॉसेस लॉ, पहले नंबर पे ये गॉसेस लॉ की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करने लगे हैं, गॉसेस लॉ की, ठीक है। अब बच्चे देखे जरा, गॉसेस लॉ का पहला पॉइंट, जो गॉसेस लॉ किस लिए यूज होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें जो चीज़ यूज होती है, एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और कूलम स्क्वायर, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, यूनिट। अब देखिए, आपने पढ़ा हुआ है गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, ये तीसरा पॉइंट स्टेटमेंट। जबकि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्या है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट ए इज इक्वल टू क्या है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे ये वाला पॉइंट देखिए जरा, ई डॉट ए का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज की। ये वाली सारी चीज़ों क्या होती है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी वायर, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी भी जितना चार्ज स्टोर होगा ना, उतना बाहर ई डॉट ए यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, गॉसेस लॉ की ये भी स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस, नेट चार्ज। क्लियर हो गया। अब एम्पेयर्स लॉ देखें। एम्पेयर लॉ में हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इसमें जो शो होता है वो एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। इसमें परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इस इक्वेशन का मुतबादल यूज होगा, ये सारे डाटे का, वो मेरे पास क्या है, सिग्मा, ठीक है, R इज इक्वल टू 1 to n और B डॉट डेल एल R, और ये किसके, म्यू नॉट टाइम्स करंट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, B डॉट डेल एल R,
ठीक है, और सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n डायरेक्टली प्रूव है करंट। तो ये देखें, ये और ये सेम हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑफ B डॉट L, ठीक है, और E डॉट A, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक गाउसेस लॉ चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट, चार्ज की मदद से क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करता है, और एम्पियर्स लॉ करंट की मदद से बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करने के लगा, यूज होने लगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसकी जगह बी रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह एल रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे इधर क्या है, चार्ज की जगह करंट को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एम्पेयर ने कोई बड़ी चीज़ नहीं दी, एम्पेयर ने एक्चुअली गॉसेस लॉ को कॉपी किया और वही लॉ को उठा कर किधर लेके आया, इलेक्ट्रिक। उधर बी डॉट डेल एल है, ठीक है, एम्पेयर में, ठीक है, लेंथ के अलोंग है, ठीक है, और इधर एरिया के अलोंग है ए। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर चार्ज है और इधर क्या है, करंट। यानी कि चार्ज का फ्लो जब बनेगा, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का जब फ्लो बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, लेकिन उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एम्पेयर लॉ उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में क्या होगा, यूज़ होगा। और फ्लो ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, करंट, और करंट से कौन सी चीज़ रिलेट करती है, एम्पेयर्स लॉ। अभी हम एम्पेयर लॉ की एक फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं कि सॉलिनाइड, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इनसाइड द सॉलिनाइड। क्लियर हो गया, चलें देखते हैं। हेलो बच्चों, मुर्शिदों, बुजुर्गों, अभी हम देखने लगे हैं सॉलिनाइड। हमने एक्चुअली क्या करना है, सॉलिनाइड क्या होती है और सॉलिनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और यूज़ किसको करना है, एम्पेयर लॉ को। मैं दो एग्जांपल सेट करने लगा हूँ, एक सॉलिनाइड के अंदर और एक बाहर, वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं ज़रा। सबसे पहले इनसाइड द सॉलिनाइड, सॉलिनाइड क्या होती है, सॉलिनाइड बच्चे, ये मेरे पास क्या है, एक आप क्या लेके इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर। कोई नलकी जैसी तरह होती है ना, जिसके ऊपर धागा लपेटा था, चरखी होती है, या कोई इंसुलेटर के ऊपर आपने क्या कर दिया, ये इंसुलेटर गोल रॉड है, ठीक है, इंसुलेटिंग है। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, वायर को क्या कर दिया, लपेट दिया। ये वायर यहाँ से आई और ये लपेटा, ठीक है, ये वायर को मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर बाउंड कर दिया, ठीक है, ये इसके ऊपर बाउंड कर दी, और फिर यहाँ से यहाँ तक। जब मैं इसको वायर को मैंने क्या किया, बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया, सॉलिनाइड। जैसे बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ से करंट फ्लो की, यहाँ से इस तरफ, और इधर से करंट होती हुई बाहर की तरफ, और इधर से फिर अगले टर्न में फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो इसमें से करंट फ्लो करना क्या होगी, शुरू होगी। अब ये जो हमारे पास क्या है, नीचे इंसुलेटिंग, और उसके ऊपर वायर को मैंने क्या लपेट दिया, ये एक्ट कर रही है एज अ सॉलिनाइड। सॉलिनाइड द लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइटली बाउंड, ठीक है, वायर है, ठीक है। कैसे, ये देखिए ज़रा, अगर किसी बच्चे को एग्जाम्पल समझ नहीं है, ये मेरे पास क्या है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से, ये वायर आई नीचे से करंट, और इसको मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, लपेटना शुरू कर दिया। तो ये अब क्या बन गया, अगर ये कंडक्टिंग वायर होगी और नीचे इंसुलेटिंग मटेरियल, तो अब ये एक्ट क्या करेगी, एज अ सॉलिनाइड। लेकिन सॉलिनाइड की एक प्रॉपर्टीज होती है, उसकी ये वाली लंबाई जो होती है, ये वाली, ये इन्फिनिट होती है। जो आइडियल सॉलिनाइड होती है वो क्या होती है, इन्फिनिट। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, बहुत ही छोटा।
छोटे 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 लपेटा होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सोलिनॉइड। ठीक है, लेंथ इनफाइनाइट और उनके दरमियान जो टर्न का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलिनॉइड। अगर सोलिनॉइड की मैं 2 डायमेंशनल, यानी कि ये अगर सोलिनॉइड इसको दरमियान से काट दूं, ठीक है, दरमियान से मैंने काट दिया, 2 डायमेंशनल बनाई, तो ये देखिए ज़रा काइंडली, सब लोग इधर से देखिएगा ज़रा, यहाँ से देखिए ज़रा, ये देखिए, ये है ना ऐसे। तो बच्चे ये ऊपर वाली साइड से देखे, करंट वायर आपकी तरफ तो करंट भी आपकी तरफ, और नीचे वाली साइड से क्या है, इनवर्ड, तो करंट भी मेरी तरफ। और फिर अगला टर्न आ गया तो यहाँ से करंट भी क्या है, आपकी तरफ, और इधर से करंट क्या है, इनवर्ड। जब मैं इसको 2 डायमेंशन में ड्रा करूँगा तो ऊपर वाले जितने पोर्शन बनेंगे उधर से करंट क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, और नीचे वाले पोर्शन में करंट क्या होगी, इनवर्ड। जैसे ये देखिए, ये लकड़ी का पीस इनवर्ड गया हो, यहाँ से ये वायर का पीस क्या है, आउटवर्ड। ठीक है, और यहाँ से फिर ये क्या होगा, इनवर्ड। ठीक है, तो हर टर्न में आउटवर्ड ऊपर और नीचे क्या है, इनवर्ड। तो आप करंट को किससे शो करते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, तो बच्चे जो हमारे पास क्या होता है, डॉट होता है। ठीक है, डॉट जितने भी हैं वो सारे आउटवर्ड को शो करेंगे, और क्रॉस जितने भी हैं वो सारे क्या करेंगे, इनवर्ड को शो करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस और ये क्या है, डॉट। इसी की मैंने क्या कर दी, सिलेंड्रिकली 2D डायग्राम क्या कर दी, ड्रा कर दी। क्लियर हो गया? अब जब एक यहाँ से करंट बाहर की तरफ, तो राइट हैंड रूल लगाएं, तो इधर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगी, ऐसे ना, इधर से इनवर्ड, इधर से ऊपर की तरफ, इधर से। अब ये क्या है, दूसरी वायर, तो इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या होगा, ऐसे। क्लियर हो गया? ये क्या है, तीसरा नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे, और इधर से क्या है, ऐसे। फिर क्या है, चौथी, तो इसका भी यहाँ से, क्लियर हो गया, ये ऐसे। क्लियर है ना, ऐसे राइट। अब ये क्या है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट आ रही थी आगे, यहाँ से क्या हो, इनवर्ड जा रही, तो इनवर्ड बिल्कुल डायरेक्शन क्या बनेगी, ये वाली, ये इनवर्ड। तो यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ। देख लें, गलत तो नहीं बना रहा, देख ले ज़रा। ठीक है, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से क्या है, इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से क्या है, इस तरफ। अब ये मैंने क्या बना दी, ये एक डायरेक्शन मैंने इसकी क्या कर दी, सेट कर दी। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर वाला पीस है, और ये मेरे पास क्या है, नीचे वाला। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर ले ज़रा। क्लियर हो गया? इधर से सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और बाहर देखिए ज़रा, बाहर से इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरफ, और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर से मैग्नेटिक नीचे की तरफ, इधर से ऊपर की तरफ। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्लियर हो गया? अंदर देखें ना, ये और ये एक डायरेक्शन में है सेम, तो ऐड अप होगा। ये भी एक डायरेक्शन में है सेम, तो ये ऐड अप होकर मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या बन जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। चले, जिसको अभी तक यहाँ से नहीं समझ लगी उसको मैं ऐसे करा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक लूप है। ठीक है, मगर एक टर्न है, ये वाला, ये वाला। क्लियर हो गया? ये क्या है, एक टर्न, ये बिल्कुल ऐसे। इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर से करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और इधर से करंट की डायरेक्शन अपवर्ड। क्लियर हो गया? ऐसे। अब देखिए ज़रा, इसको आप ज़रा जज करें ज़रा। ये देखिए, यहाँ से डाउनवर्ड, तो अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ, ये तो ऐसे रखा हुआ है ना,
इसको ऐसे रख लो, तो थंब करंट की डायरेक्शन में, इधर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थंब इस तरफ करंट क्योंकि इधर से ऐसे फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, थंब इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, जैसे ऊपर जाएगा थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। क्लियर हो गया ना? ये देखिए थंब मैग्नेटिक इनवर्ड 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 इनवर्ड, तो हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर से सेम डायरेक्शन में होगी। तो ये एक लूप है, फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप, फिर चौथा लूप, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर से क्या होगी, यूनि डायरेक्शनल होगी। तो फिर यहाँ से बच्चों मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूँ ना इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे। क्लियर हो गया? तो इस पूरे का मैंने एक रिंग कंसीडर किया है। तो ये तो क्या होते हैं, इन्फिनिट लेंथ के अंदर इन्फिनिट रिंग्स होते हैं। तो इन सब का जो एक्चुअल डायग्राम बनेगी, जो हमारे पास लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ठीक है, सॉलिनॉइड की बनेगी, वो ये वाली बनेगी। देखिएगा जरा, ये वाली, ये डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट। क्लियर हो गया? और ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ठीक है। और ये इधर से एक पीस हाफ मैंने कट कर दी, ये वाली। क्लियर हो गया? और ये इधर से, अच्छा एक चीज देखिए, ये वायर आपस में टच नहीं कर रही होती, कंडक्टिंग नहीं होती, अलग-अलग वायर्स होती हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा जरा, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर से बिल्कुल क्या होगी, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, शिट, अच्छा जी, ठीक है, ये लाइन। अब जो एंड है, यहां से फिर क्या होगा, यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिंग से निकलेंगी और ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है, इस सॉलिनॉइड से, ठीक है। ये वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और ये वाला क्या बन जाएगा, साउथ। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, और यहाँ से भी ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर हो गया? इस तरह का मेरे पास क्या बन जाएगा, फील्ड की कुछ डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। एक चीज यहां से रिजल्ट निकाल लें, ठीक है। वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ये है कि पहला, इनसाइड जो बी होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक चीज। दूसरी, साउथ टू नॉर्थ होता है, ये देखें ना डायरेक्शन, साउथ टू क्या होती है, नॉर्थ। हत्ता के डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन इनसाइड क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और एक, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक है, स्ट्रोंग होगा फील्ड, फील्ड क्या होगा, स्ट्रोंग। अब आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड फील्ड जो बी है, नियरली इक्वल टू 0, वीक होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि लाइन बाहर इक्वी डिस्टेंस पर आपस में नहीं होती, लेकिन अंदर लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अगर किसी बच्चे को यहाँ से किसी पॉइंट की नहीं समझ लगी तो मुझसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। क्लियर हो गया? अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह गॉसेस लॉ के अंदर हम लोग क्या करते थे कि ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रा करते थे, इसी तरह हमने बी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एम्पेरियन लूप बनाएंगे। लेट्स सपोज
मैंने बी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इस पी पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग क्या बनाएंगे, इधर एक एम्पेरियन लूप बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एम्पेरियन लूप। ठीक है, ये लूप बन गया एम्पेरियन रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, इसे मैं ए कह लेता हूँ, इस पॉइंट को बी कह लेता हूँ, इसको सी कह लेता हूँ, इसको डी कह लेता हूँ। इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसकी लंबाई L3 और इसकी लंबाई L4। चारों मैंने क्या कर ली, लेंथ रख ली। क्लियर हो गया, एम्पेरियन लूप। तो यहाँ से जो मैंने कंसीडर किया है उसको मैं लिख भी लेता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1, बी सी इज इक्वल टू L2, सी डी इज इक्वल टू L3 और डी ए इज इक्वल टू L4। क्लियर हो गया। अब एम्पेयर लॉ क्या कहता है, एम्पेयर लॉ कहता है सम ऑफ, ठीक है, ऑल द क्वांटिटीज बी डॉट डेल एल, ठीक है, R1 to N is equal to mu naught times total current enclosed in it। क्लियर हो गया, टोटल करंट इनक्लोज इन इट। क्लियर, ये एम्पेयर लॉ कहता है। तो पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, इसे इक्वेशन नंबर क्या कह लें, 1। यही मेजर इक्वेशन है, ठीक है, या इसको 1 कह लें, तो इसको मैं ओपन भी कर लेता हूं। ठीक है, तो ओपन करके मैं इसको लिखता हूं, कितने पाथ हैं एलिमेंट, 1 2 3 और 4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और कहाँ तक, 4 तक, और बी डॉट डेल एल, और ये क्या आ जाएगा आर, और यहाँ पर म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। क्लियर हो गया। इसको और ओपन कर लेते हैं, बी डॉट डेल L1 प्लस बी डॉट डेल L2 प्लस बी डॉट डेल L3 प्लस बी डॉट डेल L4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। क्लियर हो गया। ये मेरे पास जो इक्वेशन आ गई है, इसे इक्वेशन नंबर क्या कह लेता हूँ, 1 कह लेता हूँ। अब सारी वैल्यू आपने इसी में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखिएगा, ये मैं ये वाली डायग्राम अब क्या करने लगा हूँ, अरेज करने लगा हूँ। ये देखिए, अब देखिए वो वाला फैक्टर जो है, टोटल करंट का फैक्टर निकाल लेते हैं। टोटल करंट क्या होगी, कौन सी करंट हम लोगों ने लेनी है, टोटल करंट कौन सी होगी और टोटल करंट कौन सी लेनी है। बच्चे एन जो है, ठीक है, स्मॉलर एन किस चीज को शो कर रहा है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर एक नंबर ऑफ टर्न हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1n। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, 2 यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2n। लेकिन L1 यूनिट के अंदर
नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा L1 इंटू एन, और इन्हीं नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर करंट है, तो मेरे पास जो करंट हो जाएगी टोटल करंट वो क्या हो जाएगी L1 इंटू आई। तो इसके अंदर टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, देखिए हर नंबर ऑफ टर्न की अलग करंट, तो कितनी नंबर ऑफ टर्न है, लेंथ 1 के अंदर जितनी नंबर ऑफ टर्न, तो NL1, और हर एक की करंट साथ मल्टीप्लाई होगी, टोटल करंट आपके पास क्या है आ जाएगी NL1। ठीक है, ज़रूरी नहीं इसके अंदर 2 है, इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा L1, यानी कि L1 के अंदर जितनी L1 लेंथ के अंदर जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के अंदर आ जाएगा, और साथ क्या है करंट फ्लो कर रही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा NL1 और साथ करंट का फैक्टर आ जाएगा, ये मेरे पास क्या होगी टोटल करंट ये वाली आ गई। ठीक है, अब अगला पोर्शन क्या है, अगला पोर्शन बचे ये वाली वैल्यू BL1, BL2, BL3 और BL4। ठीक है, देखिए फॉर L1 किसके लिए, इस लेंथ के लिए B डॉट डेल एल निकालना, तो B डॉट डेल एल 1। ठीक है, इसे खोलें तो B इसी तरह ही, और लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है AB, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, और ये P कोई पॉइंट है ये वाला, ठीक है, P कोई पॉइंट, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, लेंथ भी इस तरफ, तो एंगल दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो cos ऑफ 0 B, ये वाली AB किसके इक्वल है, अब देखें L1 के इक्वल, L1, और cos 0 क्या होता है 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा BL1। क्लियर हो गया। अब B डॉट डेल L2 देखे ज़रा, B डॉट डेल L2, तो B, ठीक है, डॉट की जगह cos ऑफ थीटा, और इस लेंथ की जगह अब ये वाली लूप की लेंथ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा BC, और BC किसके इक्वल है L2 के इक्वल, वो लिखा हुआ है, और cos ऑफ, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, लेंथ ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्री, cos 90 सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, तो B डॉट डेल L2 क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए ज़रा, अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब थर्ड इस लेंथ की कैलकुलेशन करते हैं, फॉर L3, ये 2 की लेंथ की कैलकुलेशन, और ये क्या है 3 की, तो देखिए ज़रा B डॉट डेल L, और ये 3, और ये B लेंथ कितनी है L3 और cos ऑफ थीटा। एक चीज़ मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा, बाहर B क्या होगा, ये बिल्कुल इस सरफेस के साथ होगा, तो बाहर B की वैल्यू क्या होगी 0। जिस तरह गाज़ी ला की मुर्शिद लोगों को शायद ना याद हो, लेकिन बुज़ुर्गों को याद होगा कि गाज़ी ला की हम लोगों ने थर्ड एप्लीकेशन की थी, तो उसके आउटसाइड भी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखी थी 0 ली थी। तो यहाँ पर B डॉट डेल L3 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात रह गई किसकी 4 की, ठीक है, फॉर L4 ये वाली लेंथ, तो ये देखें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और लेंथ क्या है वेक्टर लेंथ डाउनवर्ड, तो इनके दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो B डॉट डेल L4 की बात करें, ठीक है, तो ये B और L4 और cos ऑफ कितना आ जाएगा
90 डिग्री। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो मैंने चारों की वैल्यू क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब इन सब को मैं किस में इंसर्ट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। ये चारों वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सेट करूंगा तो देखते हैं आपके पास आंसर आ जाता है। BL1 ये तो क्या आ जाएगा, BL1, ठीक है। दूसरे की B.del L2 क्या आ गया, 0। B.del L3 क्या आ गया, 0। और B.del L4 क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। और टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट वो क्या है, NL1 इंटू आई। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, BL1 इज इक्वल टू NL1 आई और साथ ये म्यू नॉट, L1 से काट के और B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI आ जाएगा। क्लियर हो गया। और ये जो N होता है ये बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। तो ये भी आपके पास क्या होगी, इक्वेशन होगी। क्लियर। अभी मैं स्टूडेंट्स अभी हम देखने लगे हैं इसकी डायरेक्शन, ठीक है। सॉरी मूर्छित, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल, ये उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, सोलिनॉइड को क्या कर दिया, लपेट दिया। क्लियर हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ से करंट आई इधर से यहाँ तक। अब सोलिनॉइड के लिए पहले भी रूल मैं यूज़ करके गया हूँ, लेकिन अभी मैं फिर एक रूल यूज़ करूँगा। अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखना है। करंट यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपने यहाँ से अपवर्ड जा रही है, ठीक है। और यहाँ से क्या है वापस, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेंगे। कर्लिंग ऑफ फिंगर किस चीज़ को शो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। और ये वाला जो पोल बनेगा इसे नॉर्थ और इसे हम क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे। और दूसरे मेरे पास क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड में वैल्यू क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI और B इज इक्वल टू म्यू नॉट और ये क्या आ जाएगा, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अगर यहाँ से पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहली कैटेगरी इसकी बोलने लगा MCQs की, अगर 2n इज इक्वल टू क्या कर दिया, 2n कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाए, लेंथ कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। मसलन लेंथ इतनी हुई है, पहले नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, लेकिन फिर मैंने क्या किया, बढ़ाने का मतलब पहले 4 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो अब क्या कर दिए, 2n करने का मतलब क्या है, उतनी लेंथ के अंदर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो B के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, B इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट NLI, ठीक है। तो अब B डैश म्यू नॉट 2NL इंटू आई। क्लियर हो गया। और B डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और म्यू नॉट NI ओवर L, ये इस B की वैल्यू हो जाएगी। और B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2B। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने से 2 गुना। दूसरा MCQ देखिए। क्लियर हो गया। अगर क्या कर दिया जाए, अगर लेंथ को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, मसलन कितने हैं टर्न, 3, 1 2 3, ये लेंथ L है
और ये लेंथ क्या है 2l, नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही है, तो b इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट n ओवर l इंटू आई, और b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट n ओवर 2l इंटू आई। तो यहाँ से जो b डैश की वैल्यू निकलेगी वो 1/2 ओरिजिनल b, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड क्या हो जाएगी, पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड से हाफ हो जाएगी। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूँ ये नष्ट में आया हुआ है, क्लियर हो गया, नष्ट में आया हुआ, कहता है इस सॉलिनॉइड को कट कर दिया है, कोई चीज़ नहीं छेड़ी, सिर्फ सॉलिनॉइड को क्या किया है, ठीक है, कट दी सोलिनाइड हाफ सोलिनाइड से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई। है तो देखे ज़रा, मुर्शिद लोग बुजुर्ग तो पहुंच गए होंगे आंसर के ऊपर, लेकिन मुर्शिदों को लेके जाना है मैंने। b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये 2n और ये 2l इंटू आई, क्योंकि हाफ हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 2, ये 2 से कट जाएगा। तो b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई, और b डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b डैश इज इक्वल टू, ये दोबारा फिर किसके आ जाएगा b। तो इसका मतलब क्या है, अगर इक्वल अमाउंट में सॉलिनॉइड की लेंथ को कट किया जाए तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ की रेशियो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उसके मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमने आर्टिकल किया इससे रिलेटेड। अगर मैं क्या करूं, अगर ठीक है, अब मैं एक और चीज़ करने लगा हूं कि दूसरी एप्लीकेशन है, ठीक है, बुक में नहीं है वैसे, लेकिन ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। उससे एक रिलेटेड मैं एक बोलूँगा MCQs। ये वायर है, ठीक है, इस वायर के करीब ये रेडियस है और किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, क्या है, मैग्नेटिक। तो क्या होगा, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर क्या निकलेगी, b डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही है ना, यही है b डॉट डेल एल और सिग्मा, ठीक है, और ये बाहर क्या आ जाएगा r, और r अप्रोचेज 1 to n। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक चीज़ सबसे पहले इसी को खोल के देख लेते हैं, b डेल एल, और जाहिर बात है इस लेंथ के अलोंग है ये डेल एल लेंथ, और इसी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा 0, तो काज ऑफ क्या आ जाएगा 0, और बाहर क्या आ जाएगा r, जाहिर बात है काज थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है, और समीशन r अप्रोचेज टू 1 to n। काज 0 किसके इक्वल होता है, ये म्यू नॉट आई, और काज 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो b डेल एल, और ये r पहले वेक्टर था, वेक्टर नहीं है, और सिग्मा r अप्रोचेज टू 1 to n, और इधर क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई। अगर मैं इस चीज़ को देखूं, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, तो सम किसका है, लेंथ का है, तो b इसी तरह ही, और सिग्मा r अप्रोचेज 1 to n और डेल एल इंटू r और म्यू नॉट आई। जब मैं इस पूरी चीज़ को ओपन करूं, तो ये मेरे पास सारी लेंथ निकलेगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, और सरकमफ्रेंस बनेगा, और सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई r के और b, और ये म्यू नॉट आई। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट ज़रा समझ लें, ये डेल एल सारे पैचेस की लेंथ, और वो किसके इक्वल होएगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल होएगी, ठीक है, और सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई r के। तो किसी भी पॉइंट के बाहर
तो म्यू नॉट आई ओवर क्या आ जाएगा 2 पाई आर। क्लियर हो गया। अच्छा 14.6 और या 14.5 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का वो इसी फार्मूले से होगा। कहता है एक छत है, बाहर गली में जो वायर गुजर रही होती है उसमें से आई जो है 200 एम्पेयर करंट गुजर रही है। कहता है ये ज़मीन पर अर्थ पर बी कैलकुलेट करें, अर्थ पर बी कैलकुलेट करें। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ज़रा, अर्थ पर बी कैलकुलेट करना है। बच्चे ये हाइट है, हाइट उसने 10 मीटर दी हुई है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा तो ये हाइट ही किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट कितनी है 200 एम्पेयर, और 2 और पाई की रेडियस कितना है 10 मीटर। एक जीरो इससे कट गया, 2 इससे कट के क्या आ गया 10, और पाई इससे कट गया, और 10 इससे एक पावर माइनस हुई तो 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये बी की वैल्यू क्या है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है, घर के बाहर वायर जा रही है, ठीक है, वो 10 मीटर हाइट पर है, उसमें से 200 एम्पेयर करंट गुजर रही है। आपने ज़मीन पर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, मुर्शिद लोगों को अल्लाह हाफिज़, और बुज़ुर्ग लोग वैसे ही अल्लाह हाफिज़ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।